नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार आपके अपने इस YouTube चैनल CGG के DK में फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हो दोस्तों, मैंने आप लोग का टेस्ट और पढ़ाना शुरू किया था, टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया था आप लोग का। किसके अंतर्गत? आप लोग को जो वैकेंसी आई है हमारे 880 पद, आप लोग का प्रयोगशाला परिचारक। तो प्रयोगशाला परिचारक के अंतर्गत मैं क्लास स्टार्ट किया था, जिसमें का पहले सबसे पहले थोड़ा सा समझाता हूँ। क्लास से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं उसको पहले समझाता हूँ, फिर MCQ कराता हूँ। तो पहले दोस्तों जो सारगर्भित बातें हैं उसको मैंने समझाता हूँ, पहले मैं समझाता हूँ, फिर क्या करता हूँ आप लोगों का उसमें MCQ कराता हूँ। तो आज हम लोग भौतिक अर्थात फिजिक्स के बारे में देखेंगे दोस्तों, गति के बारे में, जो कि गति हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक या दो क्वेश्चन इस बार देखने को मिल ही जाएगा आप लोग के प्रयोगशाला परिचारक में। तो आज हम लोग गति पढ़ेंगे आप लोग का फिजिक्स अर्थात भौतिक के अंतर्गत चैप्टर 2। पहले आप लोग का पार्ट 1 में बता दिया था। पार्ट 1 में आप लोग को क्या बताया दिया था? मापन एवं उसके यंत्र बता दिए थे, मात्रक, ठीक है, मापन और मात्रक। तो उसका यदि पहला वीडियो नहीं देखे तो देख लेना। आज उसी भौतिक का हमारा जो फिजिक्स का पार्ट 2 अर्थात चैप्टर 2 है दोस्तों। और जो रसायन और जो जीव विज्ञान है उसको मैं अगले वीडियो में लाऊंगा आप लोग का, ठीक है, सेकंड चैप्टर को। तो आज जो सेकंड चैप्टर आप लोग का भौतिक के अंतर्गत याद रखना, इसको क्लियर है। तो चलो समय को ध्यान में रखते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं, अच्छे से प्रॉपर करते चलना दोस्तों। आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा और इससे बाहर क्वेश्चन कुछ नहीं जाएगा तो सबके लिए नया ही रहेगा, ठीक है। तो तैयारी अच्छे से करो और निश्चित आप लोग को ये जो प्रयोगशाला जो अभी मैं MCQ कराऊँगा वो आप लोग के एग्ज़ाम में सहायता करेगा। चलो दोस्तों देखो, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आप लोगों का, ठीक है दोस्तों। देखो सबसे पहले आप लोग का चैप्टर यह है गति, याद रही या गति याद रखना, गति, ठीक है, मोशन। तो याद रखना गति। तो गति के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पहले समझते हैं। तो देखो सबसे पहले है आप लोग का दोस्तों, वस्तु की गति का अध्ययन यांत्रिकी कहलाती है, ठीक है। तो समझना क्या बोल रहा है, भौतिक के अंतर्गत अर्थात भौतिक की वह शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिक की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं, ठीक है। भौतिक की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग किसे, वस्तु की गति। तो वस्तु की गति का हम लोग यदि अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाता है? यांत्रिकी कहलाता है दोस्तों, यांत्रिकी। याद रखना क्या कहलाता है? यांत्रिकी कहलाता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि यांत्रिकी किसे कहते हैं। तो यांत्रिकी याद रखना भौतिक विज्ञान के या अर्थात भौतिक शाखा के अंतर्गत, वो भौतिक शाखा के अंतर्गत आप लोग वस्तु की गति का अध्ययन करना। तो वस्तु की गति का अध्ययन करना ही यांत्रिकी कहलाता है, ठीक है दोस्तों, मैकेनिक्स। चलो दूसरी बात देखो, किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन उसे वस्तु की गति के अवस्था कहते हैं, ठीक है। देखो यदि किसी वस्तु के सापेक्ष जितना उसका गति रहेगा, ठीक है, किसके सापेक्ष? वस्तु के सापेक्ष। तो किसी वस्तु की स्थिति और कौन सी स्थिति में है तथा वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष, किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है। किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो उसे उस वस्तु की स्थिति की हम अवस्था कहते हैं, गति की अवस्था कहते हैं। उस वस्तु के सापेक्ष गति की अवस्था कहते हैं। इसी को एक सरल सा भाषा में हम लोग गति भी कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो समझना, किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन उस वस्तु की गति की अवस्था कहलाती है, अर्थात स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, वस्तु की गति की अवस्था। क्लियर है दोस्तों? याद रखना, इसको एक प्रकार से गति कह सकते हैं। दूसरी बात याद रखना है दोस्तों आप लोग को, परिवर्तन। देखो याद रखना, विराम अवस्था किसे कहते हैं? तो जब हमारे वस्तु की स्थिति में किसी समय के सापेक्ष उसकी गति में परिवर्तन नहीं होगा, तो किसी भी वस्तु में समय के सापेक्ष क्या नहीं होगा? वस्तु में कोई गति में उसका परिवर्तन ही नहीं होगा। तो गति में परिवर्तन नहीं होगा तो वो तो स्थिर ही रह जाएगा। स्थिर उसे क्या कहते हैं? तो विरामावस्था कहते हैं। तो परिवर्तन नहीं होता, किसमें परिवर्तन नहीं होता? तो वस्तु की स्थिति में अर्थात उसे गति में परिवर्तन नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? विरामावस्था कहते हैं, ठीक है। उसे उस वस्तु के क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ रेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? विराम अवस्था कहते हैं। उस वस्तु की क्या कहते हैं? विराम अवस्था कहते हैं। देखो विराम अवस्था भी इम्पोर्टेंट है, गति अवस्था भी इम्पोर्टेंट है, और आप लोग का क्या है ये यांत्रिकी भी इम्पोर्टेंट, तीनों हो गया। अब देखो अगला समझना दोस्तों, किसी वस्तु
के द्वारा निश्चित समय में तय किए गए पथ, ठीक है, दूरी कहलाती है। देखो किसी क्या कर किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में, किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय किया गया पथ, मतलब कोई एक गाड़ी जा रही है और गाड़ी एक निश्चित समय में जितना रोड वो क्रॉस करेगी, तो जहाँ से स्टार्ट करेगी और जहाँ पहुँचेगी, तो उस रोड में जितना तय कर रहेगा उसे उसकी लंबाई रहेगा, रोड की लंबाई, उससे क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। उसी प्रकार किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई अर्थात रास्ता की लंबाई, पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दूरी का अगर मात्रक पूछा जाए, दूरी का मात्रक मीटर होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है। दूरी एक अदिश राशि है, याद रखना दूरी दोस्तों, ठीक है। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, यह एक अदिश राशि, और हमेशा इसका मान जो है आप लोग का धनात्मक होता है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, कभी ऋणात्मक नहीं होती दोस्तों, याद रखना। दूरी के मात्रक मीटर, दूरी की अगर भौतिक राशि जब पूछा जाए तो अदिश राशि है, अगर बात किया जाए वो धनात्मक ही ऋणात्मक, तो दूरी एक धनात्मक होता है दोस्तों, ठीक है। चलो अब देखो आगे देखते हैं, एक अगला क्वेश्चन क्या कहते हो, अगला गया हमारा क्या है, किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी वस्तु का विस्थापन कहलाती है। डिस्प्लेसमेंट याद रखना दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट क्या बोला देखो तो, कोई गतिशील वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, तो प्रारंभिक स्थिति से स्थितियों के बीच, ये कोई स्थिति चल रही है, तो ये कोई वस्तु के बीच है, ये देखो कोई गतिशील वस्तु है, तो गतिशील वस्तु से प्रारंभिक व अंतिम बीच की दूरी, जहाँ पर वो रहेगा उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी रहेगी वस्तु का विस्थापन कहलाएगा, ठीक है। समझना, आप लोग परिभाषा पर ध्यान दो दोस्तों, परिभाषा पर ध्यान देना। परिभाषा क्या बोल रहा है, किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति, किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी, ठीक है। तो अंतिम और प्रारंभिक के क्या बता रहे हैं, दूरी बीच की, उन दोनों के बीच की जितना न्यूनतम दूरी होगी, बीच में जितना न्यूनतम दूरी होगी, वस्तु का विस्थापन डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। वस्तु की क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है, ठीक है दोस्तों। विस्थापन, आप लोग विस्थापन ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक होता है, शून्य भी हो सकता है। विस्थापन एक सदिश राशि है, क्लियर है दोस्तों, विस्थापन एक सदिश राशि है, याद रखना। चलो अब देखो अगला क्या होता है दोस्तों, चाल के बारे में समझते हैं। तो चाल क्या है, किसी गतिशील या किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी की बात कर रहे हैं। तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो क्या है चाल की परिभाषा दोस्तों, किसी गतिमान वस्तु द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी वस्तु की चाल कहलाती है, स्पीड कहलाती है, क्लियर है। हम समझ सकते हैं इसको फॉर्मूला के रूप में, चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, अर्थात चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है दोस्तों। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, S = D/T, याद रख सकते हो, ठीक है। इसका भी मात्रक अगर देखा जाए तो चाल की मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, याद रखना। चाल की मात्रक कितना होता है, मीटर प्रति सेकंड, और दूरी का मात्रक मीटर, विस्थापन का मात्रक मीटर। लेकिन चाल की मात्रक पूछा जाएगा तो चाल की मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों, क्लियर है, याद रखना। और चाल हमारा क्या है, चाल आप लोगों का अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है, ठीक है दोस्तों। चाल क्या है, अदिश राशि, चाल एक अदिश राशि, याद रहेगा, बताया था उस आर्द्रता को चाबी दे करके, है ना। ऊर्जा, द्रव्यमान, तापमान, आप लोग का चाल से सभी आप लोग का क्या था, अदिश राशि था, और अदिश राशि रहेगा ऐसा ही, ठीक है। चलो ये हो गया। अब देखते हैं अगला देखो दोस्तों क्या बोल रहे हैं, हम लोग वेग के बारे में देखते हैं। वेग क्या है करके पूछा जाता है, तो वेग के बारे में समझना। गतिमान वस्तु एकांक समय में निश्चित दिशा में, एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी अर्थात विस्थापन को वेग कहते हैं, ठीक है। गतिमान वस्तु एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी, इसी एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी,
निश्चित दिशा में चली गई दूरी विस्थापन को वेग कहते हैं। अर्थात इसका जो विस्थापन होता है उसकी न्यूनतम दूरी जो रहती है उसको क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वेग का परिभाषा पूछा जाता है। ठीक है, तो परिभाषा याद रखना। इसके बाद देखो वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटे समय अंतराल। क्या होता है, विस्थापन बटे समय अंतराल याद रखना, विस्थापन बटे समय अंतराल। ठीक है दोस्तों, विस्थापन बटे समय अंतराल याद रखना, वेग बराबर, ठीक है, वेलोसिटी। देखो तो वेग एक प्रकार की क्या है, कौन सी राशि करके पूछा था, तो वेग आप लोग का सदिश राशि। ठीक है दोस्तों, सदिश राशि, सदिश पूछा जाएगा। इसका मान क्या होता है, तो इसका मान 0 होता है। इसका मान 0 भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो वेग का मान जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और आप लोग का 0 भी हो सकता है, और एक प्रकार के आप लोग का सदिश राशि है भाई। क्लियर है, वेग के बारे में इतना याद रखना। वेग के बाद देखते हैं दोस्तों हम लोग का, आप लोगों का किसी वस्तु, देखो वेग के बाद देखते हैं त्वरण। त्वरण क्या है पूछा जाता है, त्वरण। ठीक है दोस्तों, याद रखना एसेलेरेशन, एसेलेरेशन बोला जाता है दोस्तों इंग्लिश में। तो एसेलेरेशन क्या है, अर्थात त्वरण क्या है। त्वरण किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन होगा ये, तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। समय अंतराल में किसी निश्चित समय अंतराल में वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। परिभाषा देख लो, किसी वस्तु की वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन अर्थात त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसका त्वरण का अगर हम देखें, आप लोग का इसका फार्मूला देखें, तो वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन के दर बटे समय अंतराल। वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल इक्वल टू त्वरण। तो त्वरण की परिभाषा देख लो, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय अंतराल, याद रहेगा। चलो ये त्वरण है दोस्तों। त्वरण के बाद देखते हैं अगला आप लोगों का गति के समीकरण। तो हम सभी जानते हैं हमारा गति जो है 3 नियम होता है, गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम और गति का तृतीय नियम। ठीक है दोस्तों, मैं अभी इसी के बारे में डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले इसका फार्मूला जानना, फार्मूला जानने रहो, याद कर ले रहो, फार्मूला पूछेगा ही, इसी फार्मूला से क्वेश्चन आएगा आप लोगों का गति से। ठीक है, तो देखो, तो सबसे पहले याद रखना आप लोग गति के समीकरण। ठीक है, तो गति के समीकरण में क्या याद रखना है दोस्तों, याद रखना आप लोग गति के समीकरण में देखो, सबसे पहले याद रखना गति के प्रथम नियम। गति के प्रथम नियम में याद रखना आप लोग को दोस्तों v बराबर u प्लस ए टी। क्या याद रखना है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। v एक प्रकार का आप लोग का वेग है, वेलोसिटी, ए आप लोग का त्वरण है, t समय है और u वस्तु है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। तो v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, ये आप लोग का गति के प्रथम नियम का फार्मूला है। क्लियर है दोस्तों। अब देखते हैं गति के समीकरण का दूसरा नियम वाला फार्मूला। तो याद रखना s बराबर u टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। बता रहा हूँ देखो, s बराबर u टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। s बराबर विस्थापन दिख रहा है, विस्थापन, ठीक ना। तो याद रखना u टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, याद रखना है दोस्तों। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, s बराबर u टी प्लस 1/2 प्लस ए टी स्क्वायर। लिख लेना, कॉपी में लिखते चलना, लिखोगे तभी याद होगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, मतलब अगला है आप लोग का तीसरा। तो तीसरा आप लोग गति के जो समीकरण का तीसरा है दोस्तों, तीसरा नियम है आप लोग का, ये v बराबर याद रखना, v बराबर होता है ये आप लोग का u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है दोस्तों, 2as याद रखना है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये सभी प्लस में दिखाई दे रहा है, प्लस प्लस प्लस। ठीक है, लेकिन किसी वस्तु में, किसी गति में, उस गति का मान, जो वस्तु का मान नियत रहेगा, तो जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब घटेगी वस्तु और स्थिति में जो गति रहेगी, जब घटेगी तब ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, समझाता हूँ। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, यदि किसी वस्तु का वेग समय के साथ नियत अथवा एक समान दर से घट रहा है, याद रखना, तो घट रहा है, क्या घट रहा है,
समय के साथ नियत अथवा एक समान दर घट रहा है। तो एक समान दर जब घटेगा तो जो प्लस के जगह में रहेगा वो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो गति के समीकरण में इस प्रकार परिवर्तन हो जाएगा। तो गति के प्रथम समीकरण हम लोग क्या याद किए थे दोस्तों, आप लोग का v बराबर u प्लस ए टी याद किए थे। तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो ये प्लस था ये माइनस हो गया। फिर हम दूसरा क्या देखे थे, दूसरा में एस बराबर यू टी प्लस 1/2 प्लस ए टी स्क्वायर देखे थे। जो प्लस था वो क्या हो गया, माइनस हो गया, क्योंकि घट रहा है हमारा। अगर बात करें v बराबर यू स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2s, जो प्लस था वहाँ पर ये देख लो, इधर देख लो। तो ये जहाँ जहाँ पर प्लस है दोस्तों, जहाँ जहाँ पर आप लोग का प्लस है, जहाँ जहाँ पर प्लस है देख लो, वहाँ वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस हो जाएगा, क्योंकि आप लोग का हमारा एक समानदार जो है घट रहा है। ठीक है, एक साथ उसका जो नियत है वो घट रहा है, इसलिए प्लस के जगह हमें माइनस हो जाएगा। समीकरण पहला, दूसरा, तीसरा। तो जब घटेगा तो माइनस हो जाएगा, बस इस बात याद रखना। ठीक है, अब देखो, अब ये जो हमारा जो त्वरण दिख रहा है एक्सेलरेशन, ये त्वरण का जगह में जब हमारा गुरुत्वाकर्षण आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सभी के जगह में जी आ जाएगा, जी। चलो देखते हैं, देखो यदि वस्तु अर्थात पिंड एक वेग नियत है, वेग उसका नियत है, स्थिर है, ठीक है, स्थिर है, नियत है, तो त्वरण का मान हमेशा जीरो होगा। क्या होगा, त्वरण का मान जीरो हो जाएगा। तो त्वरण का मान जीरो हो जाएगा, इधर त्वरण का मान जीरो हो जाएगा, इधर त्वरण का मान आप लोग का जीरो हो जाएगा, इधर त्वरण का मान आप लोग का जीरो हो जाएगा। तो क्या क्या बचेगा दोस्तों, जब जीरो होगा तो देखो, जब जीरो हो जाएगा तो आप लोग क्या हो जाएगा, v बराबर केवल u बचेगा, वेग बराबर वस्तु बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर एस बराबर सेकंड में क्या हो जाएगा, यू टी हो जाएगा, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। ठीक है, तो देखो इस प्रकार हो जाएगा। अब देखो, जब नियत रहेगा तो नियत रहेगा, नियत मैं नियत रहे तब की बात कर रहा हूँ, नियत रहे तो सभी हमारा क्या जीरो हो जाएगा। तो जीरो होगा तो v बराबर u, सभी बाकी जीरो हो गया। एस बराबर यू टी, जो प्लस क्या था हमारा u प्लस एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर था ना, तो वो सब खत्म, केवल क्या बच जाएगा, u टी बच जाएगा। तीसरा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s था, तो प्लस 2s तो खत्म हो जाएगा, u स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि वो हमारा नियत हो गया ना, त्वरण का मान जीरो हो गया। ठीक है दोस्तों, चलो देखो, अगर बात करें ऊंचाई से गिरती हुई सभी वस्तुएं, अगर किसी ऊंचाई से हाइट से कोई वस्तु गिरती है, चाहे वो ईंट हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे कोई और वस्तु हो, तो जब वो वस्तु ऊंचाई से किसी दूर ऊंचाई से गिरती है तब वो वस्तु की नियत त्वरण रहता है। जब उसका भी नियत त्वरण रहता है तो क्या वस्तु समान समय पर पहुंच पाएगी। एक ही जब वस्तु को नीचे गिराएंगे हम लोग, किसी समान वस्तु को, चाहे वो पत्थर 1 केजी का पत्थर हो, 1 केजी का बाट हो, चाहे 1 केजी की कुछ और वस्तु हो, तीनों को एक साथ गिराएंगे तो क्या उसका वो कितने समय में पहुंच पाएगा, ऐसे करके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों, देखो तो v बराबर u प्लस ए टी, जो ए टी था वो क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण आएगा तो जी हो जाएगा, जी टी। तो हर जहाँ जहाँ पर ए था वहाँ पर जी कर देना, जी। ठीक है, ये जी। ठीक है, तो v बराबर u प्लस जी टी, एच बराबर हाइट आ जाएगा, तो विस्थापन की जगह में हाइट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर हो जाएगा। v स्क्वायर में देखा जाए तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच हो जाएगा। ये चीज़ याद रखना, जब नियत त्वरण रहता है ना, बात करके क्या, किसी हाइट से ऊंचाई वस्तु गिराए तो वस्तु हाइट से गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण की बात होती है, जब फल गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण की बात होती है, होता है ना भाई। तो गुरुत्वाकर्षण याद रखना, ग्रेविटेशन। ठीक है, ये हो गया। देखो अगला क्या बात हो रही है, अब हम लोग बात करते हैं बल की और न्यूटन के नियम की। ठीक है, अभी बताया मैं, बल की बात करें चाहे न्यूटन की बात करें, बल की मात्रक होता है न्यूटन, ऐसा ही मात्रक न्यूटन। तो गति के नियम पर आधारित है हमारा बल और न्यूटन का नियम। किसी को जड़त्व का भी नियम कहते हैं, संवेग के संरक्षण के नियम पे भी काम करता है। चलो देखो, समझना अच्छे से। सबसे पहले बल क्या है, देखो बल वह खिंचाव है जो किसी वस्तु के विराम अवस्था को बल लगाकर किसी उस गति अवस्था में कर दें। ठीक है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में जब किसी वस्तु करते हैं तब किसके कारण करते हैं, बल के कारण करते हैं। ठीक है दोस्तों, समझो इसकी परिभाषा को। बल वह खिंचाव है जो किसी वस्तु की विराम व गति अवस्था में
परिवर्तन करता है या परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। तो जब स्थिर वस्तु को गति कराएगा, मतलब एक वस्तु को धकेलना है बड़ा पत्थर को, तो बल लगा के धकेलेंगे तो विराम अवस्था से गति अवस्था में थोड़ा सा आएगा ना। तो किससे कराएगा? बल लगाने का कराएगा, तो वही बल है जो हम लगाते हैं, वही बल है। ठीक है, तो वह खिंचाव है, देखो बल वह खिंचाव है जो किसी वस्तु की विराम व गति अवस्था में परिवर्तन करता है या प्रयत्न करता है। ठीक है, गति को मतलब उसके विराम अवस्था है, उसको गति कराने का प्रयत्न करता है, बल है। ठीक, अब देखो इस प्रकार देखा जाए तो हम लोग क्या देखेंगे कि बल से संबंधित आप लोग गति आएगा, बल लगा के तभी तो गति आएगा। तो अब गति के नियम को देखते हैं, गति का प्रथम नियम, गति के द्वितीय नियम, गति के तृतीय नियम। चलो देखो दोस्तों, तो याद रखना न्यूटन के प्रथम नियम अनुसार हम समझते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम बोलो चाहे गति के प्रथम नियम बोलो चाहे जड़त्व का नियम बोलो। चलो तो देखो, तो गति के न्यूटन के प्रथम नियम अनुसार देखा जाए तो विराम अवस्था में या गति अवस्था में देखो, ठीक है, न्यूटन के प्रथम अनुसार विराम अवस्था में एक नियम आ जाएगा, एक गति विराम है ना, एक गति अवस्था में आ जाएगा। देखो इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा, जब कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों का गति का प्रथम नियम कहते हैं, या न्यूटन के प्रथम नियम कहते हैं, या जड़त्व का प्रथम नियम कहते हैं। ठीक है, गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम है आप लोग का, ये संवेग के संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, ये संवेग के संरक्षण पर आधारित है, संवेग के संरक्षण के नियम पर आधारित है। याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, क्लियर है? देखो कोई वस्तु विराम अवस्था में रहेगी, गति अवस्था में तो गति अवस्था में रहेगी, उस पर कोई जब तक बाह्य बल न लगाया जाए तब तक उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो वह गतिमान है वो गतिमान ही, जो एक जगह स्थिर है वो स्थिर है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए, बाहर से कोई बल न लगाया जाए। क्लियर है दोस्तों? याद रखना, इसे कहते हैं हम लोग गति का प्रथम नियम। एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, चलो देखो और देखो कुछ चीज़, इससे जड़त्व का या नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्टिया भी कहते हैं। याद रखना, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, गति के नियम को, न्यूटन के प्रथम नियम को। अब देखो अगला क्या है? देखो तो प्रत्येक वस्तु अपने अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, इस लाइन को पकड़ो। प्रत्येक वस्तु अपने अवस्था में होने वाले परिवर्तन, अपने अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। मान के चलो वो जा रही है कोई रेलगाड़ी, तो उसके हवा का वो क्या करेगा? विरोध करेगा। समझ रहे हो? उसी तात्पर्य है, प्रत्येक वस्तु अपने अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। इसी का जड़त्व का नियम कहते हैं। विरोध करना ही जड़त्व है, विरोध करना ही एक जड़त्व होता है। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी प्रत्येक वस्तु अपने अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, जड़त्व का नियम कहते हैं या जड़त्व का नियम कहलाते हैं। यही जड़त्व का नियम 3 प्रकार का होता है, जिसे हम गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम कहते हैं। ठीक है ना, याद रखना। यह है दोस्तों, तो ये 3 प्रकार से होता है, समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मान के चलो, देखो देखना समझना, ये हमारा जिसे जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? मान के चलो जब हमारा रेलगाड़ी या बस चलती है, तो बस चलती है, जैसे हमारी बस चलेगी तो हमारा बैठे रहते हैं, जैसे खड़े रहते हैं तो बैठे रहते हैं, तो हमारा जो पैर है, तो बॉडी का आधा हिस्सा हमारे गति करती रहती है, लेकिन हमारा जो ऊपर का हिस्सा है बॉडी का, वो विराम अवस्था में रहता है। इसलिए ब्रेक मारता है तो हमारा जो पैर है वो गति अवस्था में रहता है, तो पैर आगे जाएगा और हम पीछे की तरफ ऐसे आ जाएंगे जब ब्रेक लगाते हैं। तो ये गति अवस्था है। देखो समझा रहा हूँ, समझना। देखो विराम का जड़त्व समझ, जड़त्व विराम का जड़त्व का नियम। जड़त्व मतलब विराम अवस्था में रहेगा बॉडी, तो कौन सा विराम अवस्था में रहता है, कौन सा गति अवस्था में, समझना है। तो समझना है, देखो एक होता है विराम का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व, एक होता है दिशा का जड़त्व। ठीक है, समझना। एक विराम अवस्था में जब बॉडी हमारे विराम अवस्था में रहेगा, एक चीज़ जो गति में रहेगा तब, जब हमारा बॉडी जब गति में रहेगा किसी के साथ, जब हमारा बॉडी विराम अवस्था में रहेगा किसी चीज़ के साथ, तब क्या क्या होगा? देखो परिवर्तन, इसको समझना है दोस्तों। तो देखो सबसे पहले विराम का जड़त्व समझो। विराम का जड़त्व अलग है ना, समझना इसको। एक विराम इससे संबंधित है गति के नियम से। तो विराम का जड़त्व किसे कहेंगे? देखो वही अभी जो बताया,
जब हम लोग बस में सफ़र करते हैं तो बस में सफ़र करते हैं तो आप लोग जैसे ही आप लोगों का खड़े रहते हो, तो खड़े रहते हो तो मान के चलो खड़े हो और ऐसे कर पकड़े किसी भी वस्तु को पकड़े हो तो हमारे जो कमर के नीचे वाला हिस्सा गति अवस्था में रहता है, गति अवस्था में रहता है, जबकि इधर वाला आप लोग का विराम अवस्था में रहता है। तो ब्रेक मारेगा तो जो गति अवस्था में पैर आगे जाएगा और आप इधर पीछे की तरफ आ जाओगे, धड़ पीछे की तरफ जाएगा ना भाई। तो जब पीछे की तरफ आएंगे वही आप लोग का कौन सा नियम है, विराम का जड़त्व है। अर्थात हमारा बॉडी जो है विराम में है और पैर आप लोग का गति में है, इसे विराम का जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात देखो, मनुष्य का देखो, अब देखो गति का जड़त्व का नियम क्या है, ये विराम का हो गया। अब गति का देखो, जब गति करेगा तो गति का नियम देखो, गति का जड़त्व में एक समान गति में होने वाला परिवर्तन, एक समान गति में होने वाला परिवर्तन आप लोग का गति का जड़त्व है। जैसे कि देखो मान के चलो, अब मान के चलना, मान के समझना ना। अब हम लोग एक साथ बैठ, एक साथ है, किसी देखो खड़े हैं, पूरा एकदम खड़े हैं, एकदम किसी बस और ट्रेन में हम लोग सफ़र कर रहे हैं, बस और ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो पूरा बॉडी हमारा एक समान है, पूरा एक समान है। बॉडी जो हमारा बॉडी जो धड़ है, ठीक है, पूरा बॉडी, और आप लोग का नीचे का जो पैर भी है पूरा सब समान है, एकदम समान अवस्था में। तो ब्रेक मारेंगे, जब वो ब्रेक मारेगा आप लोग का बस से ब्रेक, तो आप आगे की तरफ जाओगे कि पीछे की तरफ, तो ब्रेक मारेंगे तो जैसे ब्रेक लगे तो आगे की तरफ गिरेंगे ना भाई। जब आगे की तरफ जाएंगे हम लोग तो वो गति का नियम है, लेकिन जब पीछे की तरफ आ जाएंगे वो आप लोग का विराम का नियम है, विराम का जड़त्व। तो ये विराम का जड़त्व याद रखना, ठीक है। विराम का जड़त्व में हमारा बॉडी पीछे की तरफ और गति के जड़त्व में हमारा जब समान अवस्था में रहते हैं तो फिर आगे की तरफ गिर जाएंगे, ठीक है। ये नियम याद रखना। तो ये विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व यही, ठीक है। दिशा का जड़त्व में जैसे हमारा वस्तु, जैसे आप लोग का स्पीड में चाल में रहेगा, जैसे कि बस ही रहे, तो हम लोग आगे पीछे दोनों तरफ होते हैं, कभी आगे की तरफ तो कभी पीछे की तरफ, दिशा उसमें परिवर्तन होता है। ऐसे मुड़ेगा तो ऐसे उल्टा हो जाएंगे, ऐसे उल्टा करे तो ऐसे हो जाएंगे, ये दिशा का होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों चीज़ अलग अलग है। तो विराम का जड़त्व पूछा जाएगा तो मनुष्य है ना भाई, क्या याद रखना, हमारा ब्रेक जैसे लगाता है तो विराम हमारा पीछे की तरफ आ जाते हैं। इंसान किस तरफ आता है, पीछे की तरफ गिरे मतलब समझ जाना विराम का जड़त्व काम कर रहे हैं, लेकिन आगे तरफ गिरे मतलब समझ जाना गति का जड़त्व, जो कि हमारा बॉडी एक समान गति में रहता है। क्लियर है, ये चीज़ याद रखना दोनों को। ये होगा, चलो आगे देखो अब दिशा का जड़त्व बताया मैं भी, यही जो दिशा का जड़त्व है हमारा गति के द्वितीय नियम पर आधारित है, ठीक है। जो सब मैं बताया वो हमारा प्रथम नियम पर आधारित है। अब दूसरा नियम पर देखो, गति के द्वितीय नियम। यह दिशा का जड़त्व जो पहले देखे विराम का जड़त्व, वो गति का प्रथम नियम पर आधारित है। दूसरा भी देखे हम लोग आप लोग का जो आगे की तरफ गिरे और पीछे की तरफ, वो भी गति के प्रथम नियम पर आधारित है। लेकिन जो दिशा पर गिरते हैं, इधर इधर मोड़ते हैं, उसमें संवेग और द्रव्यमान काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा किसके पर आधारित है, दो पर आधारित है, अर्थात गति के द्वितीय नियम पर आधारित है। देखो तो इस समझना, किसी वस्तु का संवेग वस्तु के द्रव्यमान तथा उसके गुणनफल के बराबर होता है। सरल शब्दों में कहा जाए, ठीक है, तो संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर आप लोग का क्या हो जाता है दोस्तों, द्रव्यमान गुणित वेग। क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग होता है। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग। और इस द्रव्यमान का मान ज्ञात करें तो द्रव्यमान बराबर क्या देख रहे हैं, संवेग दिखाई दे रहा है, नीचे में क्या आ जाएगा, गुणा है वो भाग आ जाएगा तो वेग हो जाएगा। तो द्रव्यमान बराबर संवेग बटे वेग आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना हमारा, जब भी आप लोग का संवेग की बात करेगा तो संवेग में किसका गुणनफल होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है दोस्तों, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, ठीक है। तो याद रखना, द्रव्यमान वेग और संवेग की बात आएगी तो हमारे द्वितीय नियम, गति के द्वितीय नियम, जैसे कि देखो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है समझना, किसी वस्तु पर कार्यरत बल वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर में अनुक्रमानुपाती होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहते हैं। इसको एक मैं फार्मूला का रूप से समझा रहा हूँ, समझो। देखो मान के लो बल है, बल ठीक है दोस्तों, बल dp बटे dt, ठीक है। तो ये d बाई dt है, देखो तो ये जो हमारा संवेग है p, तो p को हम मानते हैं द्रव्यमान गुणित वेग, ये द्रव्यमान गुणित वेग, ठीक है। तो द्रव्यमान गुणित वेग करेंगे तो क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इसके साथ हमारा गुणा है तो v इधर आ जाएगा, ठीक है। तो वेग और समय एक साथ कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, टोटल हमारा त्वरण आ जाएगा,
ठीक है ना। जब वेग और समय आ जाएगा तो वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं ना। तो हमारा बल में क्या आ जाएगा आप लोग का, ये आप लोग का आ जाएगा संवेग गुणित त्वरण, संवेग गुणित त्वरण, अर्थात यही हमारा क्या हो जाएगा आप लोगों का F बराबर ma जो दिखाई दे रही है, ये इसको क्या कहेंगे हम लोग। इस प्रकार किसी वस्तु पर बल, किसी वस्तु पर बल, वस्तु में उत्पन्न त्वरण, वस्तु में उत्पन्न त्वरण A तथा वस्तु के द्रव्यमान m दोनों के गुणनफल के बराबर को क्या कहते हैं हम लोग, संवेग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखना, अर्थात इसी को हम लोग क्या कहेंगे, गति के द्वितीय नियम कहेंगे। याद रखना F बराबर m इंटू ए, यही आप लोग गति के द्वितीय नियम पर आधारित है। क्लियर है दोस्तों। चलो देखते हैं अगला। अब गति के तृतीय नियम में आप ध्यान दो, गति के तृतीय नियम। तो गति के तृतीय नियम एक ऐसा नियम है, ये उल्टा है, जितना हम किसी को ताकत देंगे उतना हमें हमारा वस्तु भी पीछे की तरफ उतना ताकत देगा, मतलब एक दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया होगा। क्लियर है दोस्तों। तो हमारा गति के तृतीय नियम है, ये गति के तृतीय नियम विपरीत कार्य करता है। जितना हम ताकत हम किसी दूसरे को देंगे उतना ताकत हमें देगा। यदि हम लात से दीवार को मारेंगे तो इधर तरफ पीछे की तरफ गिर जाएंगे, उतना ही प्रतिक्रिया हमें होगी। यदि हम किसी बंदूक से किसी चीज़ को निशाना लगाकर बंदूक चलाएंगे तो बंदूक भी और पीछे धकेलेगा, यह प्रतिक्रिया होगी। यही हमारा गति का तृतीय नियम है। ठीक है दोस्तों, याद करना, प्रतिक्रिया शब्द याद रखना। ठीक है, चलो अब मैं आप लोग को कुछ इम्पोर्टेंट MCQ कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलो कुछ इम्पोर्टेंट MCQ समझो। न्यूटन के गति का प्रथम नियम जाना जाता है, बताइए। न्यूटन के गति का प्रथम नियम जाना जाता है, कैसे जाना जाता है बताओ। इसका आपका ऑप्शन है जड़त्व का नियम, संवेग संरक्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण या सभी। तो याद करना दोस्तों, जो संवेग के संरक्षण का नियम है बताया था मैं पहला, जो संवेग के संरक्षण का नियम है यही आप लोगों का गति के प्रथम नियम पर आधारित है। क्लियर है। जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहेगी, जो वस्तु गतिमान है वो गतिमान ही रहेगी। क्लियर है। संवेग के संरक्षण का नियम याद रखना। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बस जैसे ही चलना प्रारंभ करती है, समझो, एक बस जैसे ही चलना प्रारंभ करती है तो उसमें बैठे आदमी का सिर पीछे की ओर झुक जाती है। तो बताया था जब पीछे की तरफ झुक जाती है तो पीछे तरफ कैसे में झुकेगी, जब हमारा ये पैर गतिमान रहेगा तो पीछे की तरफ झुकना मतलब विराम अवस्था याद आ रहा है। तो बताओ तो इसमें ऑप्शन क्या है, स्थिरता का जड़त्व, गति का जड़त्व या द्रव्यमान का या गति का तृतीय नियम। बताइए दोस्तों कौन से क्या है हमारा, चलो बताओ आप। तो ऑप्शन ए आप लोग का सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है दोस्तों, क्योंकि हमारा स्थिरता का जड़त्व, जब हमारा ये बॉडी हमारा क्या रहता है, देखो जब चलते रहता है, ठीक है ना, समझना आप लोग क्या हो जाएगा ये, जब हमारा बॉडी स्थिर रहेगा, बॉडी स्थिर रहेगा तो पैर चलेगा। तो ये आप लोग सॉरी याद रखना आप लोग का ए। ठीक है, आप लोग का ए क्या हो जाएगा, स्थिरता का जड़त्व। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थिरता का जड़त्व, अर्थात हमारे बॉडी स्थिर है और पैर हमारा गति है बैस के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्थिरता का जड़त्व सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, चलती बस अचानक ब्रेक मारने से यात्री आगे दिशा की ओर गिर जाते हैं। फिर आगे दिशा की ओर गिरेगा तो आगे कैसे गिरेगा, मैं बताया था आप लोग को, जब हम लोग गति करेंगे, अर्थात हमारा जब एक समान अवस्था में रहेगा हमारा बॉडी। ठीक है, तो बताओ तो ये क्या कहलाएगा आपका, तो ये गति का द्वितीय नियम पर आधारित है दोस्तों। ठीक है, गति के द्वितीय नियम पर आधारित है। ठीक है, याद रखना आप लोग, चलती बस अचानक ब्रेक से जब करता है तो यात्री आगे की दिशा की ओर गिर जाती है, आप लोग का गति के द्वितीय नियम पर आधारित। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, किसी पिंड या वस्तु का भार न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। याद, भार की बात कर रहे हैं, भार वजन। तो किसी पिंड का भार न्यूटन के किस नियम पर आधारित है, बताइए। तो यह हो जाएगा दोस्तों आप लोग का, न्यूटन के भार की बात करेगा जब भी, वजन की बात करेगा तो द्वितीय नियम। ठीक है, जितना भार रहा था उधर की तरफ हम आगे गिर जाते हैं, या पीछे जा रहा था पीछे तरफ गिर जाते हैं, तो द्वितीय नियम याद रखना।
ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द्वितीय नियम। लास्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। फिर से क्वेश्चन बोल रहा हूँ, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है। देख लो, संवेग की बात कर रहा है और वेग की बात कर रहा है, तो किसमें संवेग और वेग की बात होती है, आप लोग बताओ दोस्तों। संवेग और वेग की बातें किसमें होती है, तो याद आ रहा है आप लोग को, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणित वेग, द्रव्यमान गुणित वेग होता है ना। तो बताओ तो किसका द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर हो जाएगा ये संवेग बटे वेग हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो हो जाएगा, तो क्या दिख रहा है हमारा आंसर में, देखो इधर आंसर में सी दिख रहा है द्रव्यमान। तो जब भी अनुपात की बात आएगी तो संवेग और वेग के अनुपात बात क्या है, तो ये संवेग हो गया और ये वेग हो गया, ठीक है ना। इसको हम बराबर भी लिख सकते हैं और अनुपात भी लिख सकते हैं। आप लोग का द्रव्यमान जो संवेग बटे वेग को बराबर रहता है ना, बटे को बराबर भी बोल सकते हो, है ना, जो अपान रहता है उसको बराबर लिख सकते हो, अनुपात में भी लिख सकते हो। तो बताओ, द्रव्यमान बता रहे, द्रव्यमान बराबर संवेग बटे वेग, वही तो अपना होगा, वही तो संवेग बटे वेग आप लोग का द्रव्यमान। क्लियर है। इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। कमेंट करना तो भूलना मत, कमेंट जरूर करना, इसी कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है दोस्तों। फिर मैं अगले दिन में लेकर आऊँगा आप लोग का रसायन और जीव विज्ञान दोनों का MCQ लेकर आऊँगा दोस्तों। तो मैं आप लोग से अब विदा लेना चाहता हूँ, फिर मिलेंगे दोस्तों हम लोग ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।